यह लड़का एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग नाइट जॉब करता है, इसलिए जब वह स्कूल पहुंचता है तो पॉपुलर किड्स बाहर ग्रुप बनाकर हंसते खेलते खड़े होते हैं। लेकिन अरागी काई बिना किसी को देखे, बिना एक शब्द बोले चुपचाप उनके पास से निकल जाता है। तभी मिदो शुजी उसे ग्रीट करता है, पर काई फ्रेंडली होने की जरा भी कोशिश नहीं करता। इसी वजह से लड़कियां ताना मारते हुए कहती है कि ऐसे लोगों को ग्रीट करने की भी जरूरत नहीं है। काई के लिए हर कॉन्वर्सेशन एक बोझ जैसा है। जब वह क्लासरूम में पहुंचता है तो अराशी घमंड भरी आवाज में सबको आदेश देता है कि उसे रिस्पेक्ट दो और ग्रीट करो, लेकिन काई को इन लोगों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अराशी गुस्से में उसे पुकारता है और पूछता है कि जब कोई उससे बात करे तो क्या वह जवाब नहीं देगा। जब अराशी उसे जगाने की कोशिश करता है तो उसके रिएक्शन से वह चौंक जाता है। वह जोर से चीख पड़ता है ताकि अपना हाथ छुड़ा सके, लेकिन काई उसकी कलाई को हल्का सा दबाकर उसे चुप करा देता है। जब अराशी खुद को छुड़ाता है तो वह फिलहाल उसे और उकसाने की जिद नहीं करता। बुली डर जाता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की कहती है कि वह बहुत शोर कर रहा है, अराशी फिर से बदतमीज बन जाता है। आखिर वह सिर्फ एक लड़की है। तभी वे आगे आती है। वह डिसिप्लिनरी काउंसिल से है और उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए बुली बैठ जाता है, लेकिन अपने पैर मेज पर रख लेता है। छात्रों को यह नहीं पता कि अरागी काय की इतनी ज्यादा नींद की वजह उसका फॉरबिडन नाइट जॉब है। एक क्रिमिनल पुलिस से बच निकला था, लेकिन काय की ब्लेड से नहीं बच पाया। यही उसका सीक्रेट काम है। काय स्कूल में अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स खतरे का संकेत देती हैं। अचानक क्लासरूम के फर्श पर नीली रोशनी चमकती है और सभी छात्र घबरा जाते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एलिपोर्ट हो जाते हैं। वे खुद को एक पुराने कासल में पाते हैं। पत्थर की दीवारें, बड़े स्तंभ और बाहर निकलने का एक ही रास्ता। सब लोग फर्श पर बेहोश पड़े हैं। सबसे पहले काई होश में आता है और चारों तरफ देखता है। थोड़ी देर में बाकी छात्र भी उठने लगते हैं। पैनिक फैल जाता है, लेकिन शुजी सबको शांत करता है। काई राहत महसूस करता है कि शुजी क्लास पर संभाल रहा है। तभी अराशी खड़ा होकर कहता है कि समय बर्बाद नहीं कर सकते और अपने 2 लड़कों को साथ आने को कहता है। काई उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट आ रही है। उसे एक आदमी और एक औरत के आने का एहसास होता है। दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी अंदर आते हैं। वे मेडिवल कहानी के पात्र जैसे दिखते हैं, अजीब पुराने ढीले कपड़े और चोगे पहने हुए। लड़की उन्हें इम्प्रेसिव और हीरो कैंडिडेट्स कहकर ग्रीट करती है। काई बूढ़े आदमी को देखता है और समझता है कि उसकी बनावट तलवार चलाने वाले जैसी है और वह सतर्क है। लड़की सामान्य लगती है, लेकिन उसके शरीर में हल्की मजबूती दिखती है। वे खुद को लियोनोरा बताती है, जो डिगारिस्ट के पवित्र देश की आर्च बिशप है। उसके साथ खड़ा आदमी गैस है, जो उसका नाइट और प्रोटेक्टर है। अराशी कहता है कि उसने कभी डिगारिस्ट का नाम नहीं सुना और पूछता है क्या वह मजाक कर रही है। लियोनोरा कहती है कि वह मजाक नहीं कर रही। शुजी समझाता है कि अचानक यहाँ आने से सब घबराए हुए हैं। लियोनोरा बताती है कि उन्हें एक पैरेलल वर्ल्ड में बुलाया गया है। वह मानवता की आखिरी उम्मीद है और उन्हें ईविल डेमन किंग को हराना होगा। वे इस दुनिया के हीरो कैंडिडेट्स हैं। छात्रों को यह बात मानना मुश्किल लगता है। गैस अराशी से कहता है कि देश की सेंट से बात करते समय अपनी जुबान संभाले। अराशी नहीं डरता। गैस तलवार निकालता है, लेकिन लियोनोरा उसे शांत करती है। अचानक अराशी गैस पर झपटता है, लेकिन वार होने से पहले ही गैस तेजी से तलवार घुमाकर अराशी के सिर पर हल्की चोट लगा देता है। लियोनोरा गैस के अग्रेसिव व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह सब समझाएगी, लेकिन पहले सबको शांत होकर सुनना होगा। उसकी शांत मुद्रा बदल जाती है और माहौल गंभीर हो जाता है। वह बताती है कि डेमन किंग के आक्रमण ने मानवता को विनाश के कगार पर ला दिया है। डिगोरिस्ट देश अब भी लड़ रहा है, लेकिन उनके पास आक्रमण रोकने की ताकत नहीं बची। लियोनोरा कहती है कि वे सब मानवता की अंतिम उम्मीद है। छात्र कहते हैं कि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, तो ये कैसे संभव है। कुछ लड़कियां रोने लगती हैं। गैस कहता है कि भले ये नामुमकिन लगे, लेकिन उन्हें कोशिश करनी होगी। वो कहता है कि वे अपने असली दुनिया में तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक डीमन किंग को हरा ना दे। ये सुनकर छात्र स्तब्ध रह जाते हैं। काई समझता है कि गैस ने ये बात उन्हें प्रेरित करने के लिए कही है। वो जानता है
कि शांत जीवन जीने वाले लोग अचानक किसी की जान नहीं ले सकते। इसके लिए टैलेंट और एक्सपीरियंस चाहिए। इस बीच अराशी खड़ा हो गया। उसके सिर से अब भी खून बह रहा था और वो गुस्से से उन्हें कोसने लगा कि वे लोग उन पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अराशी ने साफ कह दिया कि उससे बिल्कुल ऐसे ही लोग नफरत है। गैस ने देखा कि इतनी चोट के बाद भी अराशी की हिम्मत टूटी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद ये लड़का सच में एक काम का योद्धा बन सकता है। लेकिन अगले ही पल गैस ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और मन में तय किया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे मार देना ही बेहतर होगा। वो कदम उठाता उससे पहले ही लियोनोरा वहाँ पहुँच गई और उसने अराशी के घाव को भरना शुरू कर दिया। लियोनोरा ने समझाया कि जो शक्ति वो इस्तेमाल कर रही है उसे सिस्टम कहा जाता है। ये उनके देवताओं का दिया हुआ उपहार है। उसने उन्हें आसान शब्दों में बताया कि ये उनकी दुनिया के मैजिक जैसा ही है। काई ने तुरंत गौर किया कि उसे उनकी संस्कृति के बारे में पता है, जिससे उसके मन में सवाल उठा कि क्या उसने पहले भी उनकी दुनिया से लोगों को बुलाया है। वो शुजी की ओर बढ़ी और बोली कि यही सिस्टम पावर असली वजह है जिसके कारण उसने उन्हें यहाँ समन किया। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक शुजी की कलाई चमकने लगी। अगले ही पल उसके हाथ में रोशनी से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। लियोनोरा ने बताया कि वे भी सिस्टम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी जन्मजात डिवाइन प्रोटेक्शन को जागृत कर सकते हैं। उसने स्वीकार किया कि उसकी एक स्वार्थी विनती है। उसने ही उन्हें यहाँ बुलाया है और अब वे लौट नहीं सकते। इसलिए उसने उनसे अपनी शक्तियाँ उसे उधार देने की प्रार्थना की। शुजी ने कहा कि चाहे उन्हें कितनी भी शक्ति मिल जाए, वे तुरंत लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। इस पर लियोनोरा ने भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस दौरान उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शुजी ने तुरंत स्थिति संभाली और अपने साथियों से कहा कि वो जानता है सब डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पहले जानकारी और सुरक्षा चाहिए। फिलहाल उन्हें लियोनोरा की बात सुननी चाहिए। सबने सहमति जताई, ये देखकर कि वे मदद के लिए तैयार हैं। लियोनोरा ने उन्हें उनकी डिवाइन पावर्स देना शुरू किया। मैर को टेलीकाइनेसिस मिली, अराशी को एक्सप्लोजन पावर मिली, रीना को फायर पावर मिली, योशिया को विंड पावर मिली और बाकी सभी छात्रों को भी अलग अलग अद्भुत शक्तियाँ मिली। फिर लियोनोरा ने पूछा, क्या कोई बाकी है? तब काई ने हाथ उठाया। उसने उसे भी उसकी शक्ति दी और काई ने तुरंत महसूस किया कि उसकी नज़र बदल रही है। नई शक्ति मिलते ही वो अचानक लियोनोरा के स्टेप्स पढ़ सकता था। उसकी आंखें लाल हो गई। लियोनोरा ने बताया कि उसे जजमेंट नाम की एक बेहद रेयर शक्ति मिली है। इस शक्ति से वो किसी भी लक्ष्य के स्टैट्स और डिटेल्स देख सकता है। काई ने तुरंत इसे खुद पर आजमाया और अपने सारे स्टैट्स देख लिए। अराशी ने अपनी शक्ति आजमाई और तुरंत काई का मजाक उड़ाया कि उसे तो बस नई आई कलर मिली है। काई ने देखा कि बाकी सभी छात्र खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट और घमंडी हो गए हैं। उसे ये सब थोड़ा मज़ेदार लगा क्योंकि उन्हें इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऊपर से उनकी शक्तियाँ उधार की है और कभी भी गायब हो सकती है। लेकिन काई बिल्कुल शांत रहा। वो जानता था कि उसके पास काम निकालने के और भी तरीके हैं। जब सबको उनकी शक्तियाँ मिल गईं तो लियोनोरा ने उन्हें आराम करने को कहा। उस शाम हीरो कैंडिडेट्स को उनके अपने कमरों में ले जाया गया, लेकिन काई वहाँ चुपचाप रुकने वाला नहीं था। वह जल्दी से अपनी खिड़की से बाहर निकल गया और ज़्यादा जानकारी ढूंढने के लिए तैयार था। बाहर गार्ड्स गश्त कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे हीरो कैंडिडेट्स का मजाक उड़ा रहे थे कि वे कितने कमज़ोर दिखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यही बच्चे डीमन किंग को हराने के लिए चुने गए हैं। एक गार्ड बड़बड़ाया कि सेंट्स ज़रूर कुछ ऐसा जानते हैं जो वे नहीं जानते। काई ने उनकी पूरी बातचीत चुपचाप सुनी। फिर उसने अपने जजमेंट पावर का इस्तेमाल एक गार्ड पर किया। उसे तुरंत दिख गया कि वह आदमी सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप जानता है। ये जानकर काई आगे बढ़ गया और जवाब ढूंढने लगा। उसे यह भी पता चला कि शहर बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है। वह इनर कैसल में घुसना चाहता था, लेकिन दरवाज़ों पर भारी सुरक्षा और ढेर सारे गार्ड्स थे। अभी घुसना नामुमकिन था, इसलिए उसने जल्दबाजी न करने का फैसला किया और बाद में लौटने का सोचा। दूसरी तरफ खुले मैदान में रीना अपने दो साथियों के साथ सही जगह तलाश रही थी। वे अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस करने आए थे। तीनों ने अपने एलिमेंट्स को बुलाना शुरू किया और ध्यान से उन्हें देखने लगी।
रीना डिवाइन प्रोटेक्शन को सच में समझना चाहती थी। काई एक झाड़ी में छिपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। लड़कियों ने भी झाड़ियों से आती अजीब आवाज सुनी। तभी एक विशाल छिपकली जैसा राक्षस झाड़ियों से बाहर फट पड़ा। साफ था कि वह लड़कियों की मैजिक से आकर्षित होकर आया था। काई ने तुरंत जजमेंट पावर से उसके स्टैट्स देखे और वह अंदर से हिल गया। उसके स्टैट्स बेहद खतरनाक थे। राक्षस दहाड़ा और सीधे लड़कियों के पीछे दौड़ पड़ा। काई ने तुरंत समझ लिया कि वह बेहद ताकतवर और आक्रामक है, लेकिन सिर्फ सीधी लाइन में दौड़ता है और ज्यादा समझदार नहीं है। काई ने एक चाकू फेंका जो उसकी मोटी चमड़ी को चीर गया। उसी वक्त रीना ठोकर खाकर गिर गई। राक्षस उसे कुचलने ही वाला था कि अचानक वह वहीं जम गया। लड़कियों ने देखा कि उसके सिर में चाकू धंसा है और खून बह रहा है। वे समझ नहीं पाई किसने बचाया, लेकिन वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत भाग गई। काई के पास उन्हें बचाने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन उसका मन उसे चुपचाप देखते रहने नहीं दे रहा था। उसने सोचा अगर ऐसे मॉन्स्टर्स इधर उधर घूम रहे हैं तो ये जगह बिल्कुल आसान नहीं होगी। वह अपने चाकू को लेने राक्षस के पास गया। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह तुरंत विशाल शव के पीछे छिप गया और इधर उधर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा बेहतर है अपने कमरे में लौट जाए और मुसीबत से दूर रहे। उसके जाते ही दीवार के पीछे से एक आकृति बाहर आई, पूरी तरह चौगे में ढकी हुई। चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने राक्षस का सिर कुचल दिया और उसकी आंखें निकाल दी। वह खुद से बड़बड़ाया कि ये हीरो कैंडिडेट्स कितने बेकार और कमज़ोर है, लेकिन तभी उसने काई को नोटिस किया। उसकी गंध बिल्कुल उनकी तरह थी। अगली सुबह गैस एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया, वही मरा हुआ राक्षस का शरीर। सभी हीरो कैंडिडेट्स उसे देखकर सन्न नहीं रह गए। गैस ने बताया कि ये राक्षस पिछली रात रॉयल कैपिटल के पास मरा हुआ मिला। उसने कहा डीमन किंग ने इन मॉन्स्टर्स को पागल बना दिया है और वे इंसानी मांस के लिए बेताब है। उसने साफ कहा कि उन्हें ऐसे ही प्राणियों से लड़ना होगा। फिर उसने स्टेडी नाम के एक रिसर्चर से पूछा कि क्या उससे राक्षस में कुछ अजीब मिला। स्टेडी ने पुष्टि की कि उस पर सॉर्सरी के निशान थे, शायद किसी ताकतवर डीमन का काम, मिड ग्रेड या उससे ऊपर का। उसे शक था कि डीमन्स नए और कमज़ोर हीरो कैंडिडेट्स की टोह ले रहे हैं। काई सोच में पड़ गया कि सॉर्सरी क्या मैजिक से अलग है। ये नया शब्द उसने पहली बार सुना था। शूजी ने पूछा क्या इसका मतलब कोई डीमन उस राक्षस को नियंत्रित कर रहा था। स्टेडी ने बताया कि शक्तिशाली डीमंस सर्विट्यूड स्पेल से कमज़ोर मॉन्स्टर्स को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तभी गैस उसे जल्दी से वहां से ले गया, जबकि वह और समझाना चाहता था। काई ने तय किया कि स्टेडी से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होगा। तभी उसे याद आया पिछली रात जो नज़रें उसने महसूस की थीं वे असल में एक डीमन की थीं। वह डीमन बेहद कुशल था क्योंकि काई मुश्किल से उसकी मौजूदगी पकड़ पाया था। उसके मन में डर सा बैठ गया कि शायद वह डीमन अभी भी आसपास है और उन्हें देख रहा है। अचानक उसे फिर किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। आराशी ने साफ कह दिया कि वे डीमन को मारे बिना घर नहीं जा सकते और वह इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। बाकी छात्रों ने भी हामी भरी। काई ने सोचा अच्छा है, सबको असली दांव समझ आ गया। तभी लियोनोरा अंदर आई और बोली घबराओ मत, बस उन्हें अपनी पावर्स सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। थोड़ी ट्रेनिंग काफ़ी होगी क्योंकि वे दूसरी दुनिया से है। उनकी ग्रोथ स्पीड यहाँ के लोगों से अलग होगी। एक हफ्ता पलक झपकते बीत गया और छात्र पूरी ट्रेनिंग मोड में रहे। काई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहा। वह नई भाषा का हर अक्षर पढ़ और समझ सकता था। उसे अब भी अजीब लगता था कि वे शुरू से ही एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। उसकी जजमेंट पावर लड़ाई के लिए खास नहीं थी, इसलिए वह बैटल ट्रेनिंग से बाहर रहा। लेकिन लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। उसे इतिहास, संस्कृति या डीमंस के बारे में ज़्यादा किताबें नहीं मिली। टॉप 5 छात्रों में नारुमी थी जो विंड नियंत्रित करती थी, आराशी अपने एक्सप्लोसिव पावर के साथ, काकी जिसके पास टेलीकिनेसिस थी, हाशिमोटो जिसके पास लैंड एबिलिटी थी और रीना जो फायर को कमांड करती थी। लेकिन एक और भी था जिसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। शुजी वही था। वह इतनी तेजी से मजबूत हुआ कि अपने स्वॉर्ड टीचर से भी आगे निकल गया। काई ने अपना जजमेंट स्किल इस्तेमाल किया और देखा
कि शुजी के सारे स्टैट्स बी ग्रेड से ऊपर पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले हफ्ते वे डी ग्रेड से भी नीचे थे। तभी अचानक दो लड़के काय के पास आए और उसे छेड़ने लगे। काय ने महसूस किया कि अब बाकी लोग भी उसे नीचे समझने लगे हैं। नई पावर्स ने साफ तौर पर उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भर दिया था। उनमें से एक लड़के ने काय को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन काय ने बड़ी आसानी से उसे पलटकर धागाकर गिरा दिया। उसी समय ट्रेनिंग ग्राउंड पर लियोनोरा और गैस आ गए। लियोनोरा ने घोषणा की कि सबकी ग्रोथ उसकी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ रही है, इसलिए अब वे आगे बढ़ रहे हैं। नारुमी ने पूछा क्या इसका मतलब डीमन किंग से लड़ाई है, लेकिन लियोनोरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा फिलहाल वे मॉन्स्टर से लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी। अगले दिन गैस और लियोनोरा सभी हीरो कैंडिडेट्स को एक गहरे जंगल में ले गए। गैस ने बताया कि वे कॉम्बैट ड्रिल्स के लिए आए हैं। यह जगह ताकतवर क्रीचर से भरी है, इसलिए वे एक बड़े ग्रुप में साथ नहीं रह सकते। उन्हें 2 या 3 के टीम्स में बंटना होगा। ये सुनते ही सबने जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स बना लिए और अंत में सिर्फ काय और केंजाकी बिना टीम के रह गए। मजबूरी में दोनों को साथ आना पड़ा। काय को काकी काफ़ी कॉन्फिडेंट, थोड़ा बेपरवाह और बेहद घमंडी लगी। उसने उसे अपनी ओर देखते हुए पकड़ भी लिया। तभी लियोनोरा ने ऐलान किया कि यह एक ख़ास इवेंट है और जो टीम सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को हराएगी उसे सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ी देर बाद कॉम्बैट ड्रिल्स शुरू हो गए। चलते समय काकी ने काय से कहा कि उसकी पावर सबसे बेहतर है, इसलिए उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, बस वह उसके रास्ते में ना आए। काय ने शांत भाव से हामी भर दी और कहा सब कुछ उसी पर छोड़ देता है। काकी हैरान होकर बोली क्या उसे ज़रा भी प्राइड नहीं है। तभी काय ने पास ही छिपे 4 क्रीचर्स की मौजूदगी महसूस की। अचानक एक मॉन्स्टर उनकी ओर झपटा और काकी ने तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल की। उसकी एबिलिटी डोमिनेशन थी, जिससे वह किसी भी लक्ष्य पर अपनी इच्छा थोप सकती थी। उसने बस गॉब्लिन को झुकने का आदेश दिया और वह सच में झुक गया। कुछ ही मिनटों में काकी बेहद थकी हुई दिखने लगी। उसने बताया कि ज़्यादा देर तक पावर इस्तेमाल करने से माना ख़त्म होने लगता है और वह कमज़ोर हो जाती है। काय ने कहा गॉब्लिन को ख़त्म कर दो क्योंकि एक और मॉन्स्टर हमला करने वाला है, लेकिन काकी हिचकिचाई और बोली यह मॉन्स्टर उसे थोड़ा इंसान जैसा लग रहा है। काय ने इसे याद दिलाया कि वह फिर भी मॉन्स्टर है जिसने अभी उन पर हमला किया था। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और सोचा काकी जापान की एक भोली स्टूडेंट है जो शांत जिंदगी की आदी है। तभी बाकी 3 गॉब्लिन्स भी सामने आ गए। काकी ने उन्हें भी झुकने का आदेश दिया और काय पर चिल्लाई कि सिर्फ खड़ा मत रहो, मदद करो। काय ने उसे याद दिलाया कि उसी ने कहा था वह बीच में ना पड़े। उसने गहरी सांस ली और गॉब्लिन्स को अपनी गर्दन मोड़ने का आदेश दिया और अगले ही पल वे मर चुके थे। काय यह देखकर सच में चौंक गया कि वह इस तरह कंट्रोल कर सकती है। काकी ने समझाया कि जितना कठिन आदेश होगा उतना ज़्यादा मुश्किल उसे पूरा करना होता है। मरे हुए गॉब्लिन्स उसे घिनौने लगे, लेकिन काय ने शांत शब्दों में उसे संभालने की कोशिश की। उसने पूछा वह इतना काम कैसे रह सकता है, खासकर बिना किसी पावर के। काय ने बस कहा शांत रहना उसकी आदत है। फिर उसने पूछा क्या वह वापस लौटना चाहती है, क्योंकि वे आसानी से जंगल में खो सकते हैं। दोनों में हल्की बहस शुरू हो गई। केंजाकी सोचने लगी काय इतना जिद्दी और रहस्यमयी क्यों है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। काकी तुरंत समझ गई कि वह हाशिमोटो की तरफ से आई है। काय ने पूछा अब क्या करना चाहिए। काकी ने तुरंत कहा कि जाहिर है उन्हें वहां मदद के लिए जाना होगा। उधर मॉन्स्टर ने हाशिमोटो को दूर फेंक दिया था। वह बुरी तरह घायल थी और खून बह रहा था। हाशिमोटो ने नारुमी से भागने को चिल्लाकर कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर अब उस पर हमला करने वाला था। काकी ने तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल की और मॉन्स्टर को रुकने का आदेश दिया। नारुमी ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन काकी ने चेतावनी दी कि यह क्रीचर बहुत ताकतवर है और ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। काय ने नारुमी से पूछा क्या हाशिमोटो जिंदा है। नारुमी ने कहा हाँ, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। काय ने कहा उसे उठाओ और तुरंत यहाँ से निकलो। नारुमी जाना नहीं चाहता था, लेकिन हाशिमोटो की हालत देखकर मजबूर हो गया। उसके जाते ही काय ने अपने जजमेंट से मॉन्स्टर के स्टैट्स देखे और उसकी खासकर डिफेंस देखकर हैरान रह गया। उसने समझ लिया उसके हमले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसे दिखा कि वह कोई म्यूटेंट है
और सोचने लगा यह असल में क्या है। तभी काकी चिल्लाई कि वह अब ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकती। काई ने कहा उसने काफी समय दिला दिया, अब उन्हें भी भागना होगा। काकी मान गई, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे क्योंकि वह अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी थी। हालात गंभीर देखकर काई ने तुरंत स्मोक ग्रेनेड निकाला और फेंक दिया। धुआं फैलते ही उसने केंजाकी को पकड़ा और छिप गया। उसने पूछा यह धुआं क्या है? काई ने कहा यह स्मोक ग्रेनेड है जो उसने ट्रेनिंग के समय बनाया था, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। वह कुछ गियर अपने साथ पहले से लाया था। उसके पास ज्यादा नहीं था, इसलिए वह उन्हें बेवजह खर्च नहीं करना चाहता था। यह बस बेसिक असैसिन टेक्निक थी। काकी ने माफ़ी मांगी कि उसी के कहने पर वे मदद को गए और अब खुद उसे बचाना पड़ा। काई ने उसे रोका और कहा सॉरी मत कहो, धन्यवाद कहो, और दोनों फिर बहस करने लगे। काकी ने कहा उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन काई ने मना कर दिया। तभी शुजी और बाकी लोग वहां पहुंच गए। शुजी बिना देर किए बेर जैसे मॉन्स्टर पर टूट पड़ा क्योंकि उसने उसके दोस्तों को चोट पहुंचाई थी। उसने तेज वार किया और मॉन्स्टर के हाथ को घायल कर दिया। रीना भी कूद पड़ी और अपनी फायर पावर से हमला किया। आग ने ज्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन मॉन्स्टर की गति धीमी कर दी। सबने मिलकर फिर हमला किया। दूर से कोई चुपचाप उन्हें देख रहा था। वह एक अनुभवी असैसिन डीमन था जिसका नाम डेल्फस था। वह मुस्कुराया और बोला यह आर्मोर्ड मॉन्स्टर इन हीरो कैंडिडेट्स के सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज है। उसे खासकर शुजी की शांति पसंद आई। यह सिर्फ स्काउटिंग मिशन होना था, लेकिन डेल्फस ने योजना बदलने का सोचा और वहीं सबको खत्म करने का इरादा किया। लेकिन तभी शुजी और बाकी ने मॉन्स्टर को गिरा दिया। डेल्फस वार करने ही वाला था कि उसकी गर्दन पर एक डैगर लग गई। वह काई था। डेल्फस हैरान रह गया कि वह पकड़ा कैसे गया। घबराकर वह समझ नहीं पाया काई इतनी तेजी से पीछे कैसे आया। वह भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन काई ने उसके पैरों पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। काई ने कहा चुप रहो, वह नहीं चाहता शुजी और बाकी उन्हें देखें। उसने सौदा रखा, सवालों के जवाब दो और वो उसे छोड़ देगा। डेल्फस झुकना नहीं चाहता था, लेकिन काई का पलड़ा भारी था। काई ने पूछा क्या वही था जो उस रात उसे देख रहा था? उसने कहा उसे पता था कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए उसने शुजी और बाकी को लड़ने दिया ताकि छिपा हुआ व्यक्ति बाहर आए। उसने कहा वे इस दुनिया में नए हैं, इसलिए उसे जानकारी चाहिए और जो भी वो पूछे उसका जवाब देना होगा। डेल्फस मुस्कुराया और चुप रहा, तो काई ने उसके हाथ भी कट दिए और कहा सहयोग करना आसान रहेगा। डेल्फस ने कहा उसे कम मत समझो और छिपा हुआ जहर निगल लिया और तुरंत मर गया। काई समझ गया डीमन किंग की सेना से निपटना आसान नहीं होगा। तभी काकी वहां आ गई और लाश देखकर सन्न रह गई। काई ने पूछा कब से देख रही थी? उसने कहा जब वो जमीन पर था तभी से। काई ने बताया यह डीमन किंग की सेना का असैसिन था। पहले वाला मॉन्स्टर बस एक मोहरा था और पहली छिपकली भी उसी की करतूत थी। काकी को डर लगा कि डीमन किंग सच में हीरो कैंडिडेट्स को मारना चाहता है। उसने पूछा काई ने उसे कैसे पकड़ लिया जब किसी और ने महसूस नहीं किया? काई ने कहा छिपाने का अब कोई मतलब नहीं और बताया उसका परिवार असैसिनेशन काम में है, इसलिए वो अपने जैसे लोगों को पहचान सकता है। काकी ये सुनकर दंग रह गई। काई ने कहा मानना ना मानना उसकी मर्जी है। उसने ये भी कहा लाश के बारे में किसी को मत बताना, खासकर जब सब हाशिमोटो की हालत से पहले ही डरे हुए हैं। काकी ने सहमति दी और कहा उसे नहीं पता था वो सबकी इतनी परवाह करता है। काई ने जवाब दिया वे उसकी तरह लड़ने के आदी नहीं है, इसलिए उधर हाशिमोटो बुरी तरह घायल जमीन पर पड़ी थी। सभी हीरो कैंडिडेट्स उसके आसपास इकट्ठा थे। हानो नाम की एक छात्रा आगे आई और अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज करने लगी। सब उसकी शक्ति देखकर हैरान रह गए। हानो ने खुशखबरी दी कि लगभग 1 घंटे में हाशिमोटो ठीक हो जाएगी। इसी बीच सब शुजी की तारीफ कर रहे थे कि उसने मॉन्स्टर को हराया। तभी लियोनोरा और गैस वहां आए और कैंडिडेट्स ने गुस्से में पूछा वे कहाँ थे और मदद क्यों नहीं की। गैस ने शांत स्वर में कहा वो पूरे समय उन्हें देख रहा था। गैस ने साफ कहा कि अगर वो हर बार उन्हें बचाएगा तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। शुजी ने गुस्से में जवाब दिया कि हाशिमोटो की हालत बहुत सीरियस थी और वो मर भी सकती थी, लेकिन गैस ने ठंडे अंदाज में समझाया कि अपनी जान दाव पर लगाना मिलिट्री ड्रिल्स का नेचुरल हिस्सा है। उन्हें फ्यूचर की असली लड़ाइयों के लिए
तैयार होना होगा और वीक कंप्लेंट्स बंद करनी होंगी। शुजी फिर बोला कि जब एरिया में सिर्फ कमज़ोर मॉन्स्टर्स होने की बात कही गई थी तो आर्मर्ड मॉन्स्टर कैसे आ गया। तब लियोनोरा ने शक जताया कि शायद डीमन असैसिन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि आर्मर्ड मॉन्स्टर्स वहां होने ही नहीं चाहिए थे, ये जाने बिना कि काई पहले ही असैसिन को खत्म कर चुका है। गैस और लियोनोरा ने डिफेंसेस और बढ़ाने का फैसला किया। लियोनोरा ने सख्त लहजे में कहा कि उनकी ट्रेनिंग लेवल बहुत कम है और अगर ऐसे ही रहे तो सब मर जाएंगे। ये सुनकर सब डर गए। शुजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कहा कि सरवाइव करना है तो स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा। अराशी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लियोनोरा से भिड़ने आगे बढ़ा, लेकिन गाया ने रोककर याद दिलाया कि वो सब सिर्फ उसके पॉन्स हैं और उसकी ऑर्डर्स नहीं टाल सकते। माहौल बहुत टेंस हो गया। शुजी ने बीच में आकर अराशी को शांत किया, क्योंकि उनके पास ओबे करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। गैस शुजी से इम्प्रेस दिखा और बोला कि अगर वो सही से बिहेव करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो देश के लिए इम्पोर्टेंट पॉन्स है। फिर भी अराशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी एक्सप्लोजिव पावर गैस पर चला दी, लेकिन गैस ने आसानी से बचकर उसे जोरदार वार से ज़मीन पर गिरा दिया और आखिरी वार्निंग दी कि उनकी कमज़ोरी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आगे सब और टफ होने वाला है। अगले दिन रिसर्चर स्टेडी ने ट्रेनिंग संभाली और बताया कि उन्हें उसके रिसर्च फैसिलिटी में मॉन्स्टर से लड़ना होगा, जिन्हें वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए खुद पाल रहा है। ड्रिल शुरू हुई और सबको असली डर का सामना करना पड़ा। गैस ने नोटिस किया कि सिचुएशन इंटेंस होने के बावजूद सब सरप्राइजिंगली काम थे। शुजी ने कहा कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन स्टेडी ने मना कर दिया और बोला कि लियोनोरा ने स्ट्रिक्ट रहने को कहा है और हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। सही ट्रेनिंग से वो लेवल अप कर सकते हैं और नए एबिलिटीज अनलॉक कर सकते हैं। शुजी को बताया कि उसकी जजमेंट एबिलिटी से उसे शुजी में नई पावर दिख रही है। शॉक्ड होकर शुजी ने टेस्ट किया और एक ही वार में मॉन्स्टर का हाथ और सिर काट दिया। अब आर्मर्ड मॉन्स्टर्स भी उसके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। उधर अराशी ने नई डार्क प्लानिंग शुरू की। गैस को मारना, लियोनोरा को बांधकर दुनिया में वापस जाने का तरीका निकलवाना। कुछ और कैंडिडेट्स भी उसके साथ हो गए और नरुमी भी आखिरकार टीम अप करने को मान गया। दूसरी तरफ शुजी और गाय के बीच सीरियस बात हुई। शुजी ने ठान लिया कि वो डीमन किंग को हराकर देश का हीरो बनेगा और बदले में सबकी सेफ्टी नेगोशिएट करेगा। तभी लियोनोरा और गैस आए और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी स्टेडी को देकर चले गए। रास्ते में गैस ने रिबेलियन की बात छेड़ी तो लियोनोरा शांत रही और बोली कि हायरार्की बनाकर रिबेलियन कुचल दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी उससे हरा नहीं सकता। उसी रात काई ने 13 सेकेंड्स में मॉन्स्टर खत्म कर लेवल अप किया और नई स्किन से एनिमी का वीक स्पॉट पिन पॉइंट कर टफ मॉन्स्टर भी मार गिराया। उसे समझ आया कि सरवाइव करने के लिए और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। तभी काकी उसे फॉरेस्ट में मिली। वो उसकी चिंता में उसे ढूंढ रही थी और शर्माते हुए मान भी गई कि उसे उसकी फिक्र है। तभी दूर से धुआं उठता दिखा और दोनों का दिल दहल गया। उनका डॉम जल रहा था। वापस पहुंचकर देखा तो बाकी कैंडिडेट्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। नरुमी ने राहत की सांस ली और बताया कि वो आग और मॉन्स्टर्स के बीच उठा था। काई तुरंत समझ गया कि ये ह्यूमन अटैक है और मास्टरमाइंड पास ही है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठा और उसने सबको आदेश दिया कि जो भी इसके पीछे है उसे ढूंढकर पकड़ना होगा। तभी स्टेडी छत पर आकर हंसते हुए बोला कि उनका शक बिल्कुल सही था। काई को तुरंत समझ आ गया कि मॉन्स्टर्स कैसे अचानक प्रकट हुए, क्योंकि वो सब स्टेडी की लैब के थे और उसने उन्हें स्पेशल मेडिसिन देकर और भी स्ट्रांग बना दिया था। काई ने गुस्से में पूछा उसका असली मकसद क्या है और कैंडिडेट्स को मारकर उसे क्या मिलेगा। स्टेडी ने ठंडे चेहरे से बताया कि ये ऊपर से मिला डायरेक्ट ऑर्डर है और उसे सभी कैंडिडेट्स को खत्म करना है, चाहे उसकी जॉब चली जाए। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मरना होगा। जब उन्होंने पूछा क्या ये लियोनोरा का आदेश है, तो उसने साफ मना कर दिया और बताया कि ये डीमन किंग का कमांड है और वो उसका स्पाई है। अगर वो सफल हुआ तो उसे वहाँ रिसर्च पोजीशन भी मिलेगी। काई ने उसे ताना मारा कि क्या वो इतना अंधेरे में डूब चुका है कि अब सिर्फ मॉन्स्टर्स की रिसर्च ही सब कुछ रह गई है। स्टेडी ने जवाब दिया कि मॉन्स्टर्स इंसानों की समझ से परे है और तुरंत अपने मॉन्स्टर्स को अटैक का आदेश दे दिया।
काकी ने अपनी डोमिनेशन पावर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका स्पेल पल भर में टूट गया क्योंकि स्टेडी की डोमिनेशन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी। काई तुरंत कूदकर काकी को बच लेता है और कई मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। लगभग दर्जन भर मॉन्स्टर्स खत्म होते देख स्टेडी बौखला जाता है। काई जब अपनी जजमेंट एबिलिटी से स्टेडी के स्टैट्स देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बेसिक स्टैट्स कमज़ोर हैं, लेकिन डोमिनेशन पावर बेहद खतरनाक है। घबराकर स्टेडी अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है और अचानक एक विशाल रेड ड्रैगन प्रकट होता है जो आग उगलते हुए बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगता है। काई नारुमी से काकी को लेकर दूर जाने को कहता है और खुद ड्रैगन के वीक स्पॉट यानी उसकी गर्दन की खास स्केल को टारगेट करता है, लेकिन उसकी ताकत काफ़ी नहीं पड़ती। तभी अराशी आता है और अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ ड्रैगन पर हमला करता है। ड्रैगन पलटकर वार करता है तो काई उसे समझाता है कि टीम अप करना पड़ेगा क्योंकि वो वीक पॉइंट ढूंढ सकता है, पर ख़त्म करने की पावर अराशी के पास है। पहले तो अराशी उसे नूब कहकर मना करता है, लेकिन लगातार फायर अटैक के बाद मान जाता है। प्लान सिंपल था, काई डिस्ट्रैक्ट करेगा और अराशी उस खास स्केल पर वार करेगा। जैसे ही मौका मिला अराशी ने जोरदार प्रहार किया और ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। ड्रैगन के गिरते ही काई ने स्टेडी से पूछा, अब क्या बचा है उसके पास? स्टेडी ने कहा उसके पास और मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन तभी पता चला कि शूजी और बाकी सब उन्हें पहले ही खत्म कर चुके हैं। स्टेडी भागने की कोशिश करता है पर नारुमी पकड़ लेता है। काई उससे सारी सच्चाई मांगता है और डरपोक स्टेडी मान भी जाता है, लेकिन बोलने से पहले ही उसका शरीर बैंगनी पड़कर कर्स की वजह से ख़त्म हो जाता है। अगले दिन कैंडिडेट्स लियोनोरा से जवाब मांगते हैं क्योंकि स्टेडी को वही लाई थी। लियोनोरा शांत रहकर माफ़ी मांगती है और कहती है उसने नहीं सोचा था कि इतना वीक डीमन टेमर इतना केओस मचा देगा। सब चौंक जाते हैं कि उसे पहले से पता था स्टेडी डीमन टेमर है। वो सफाई देती है कि उसने पहले ही कहा था ट्रेनिंग टफ होगी और ये उसका हिस्सा था। गैस भी ताना मारता है कि वो लोग रात में आग तक नोटिस नहीं कर पाए। फिर लियोनोरा अगला डेस्टिनेशन रॉयल कैपिटल बताती है, जहां परेड में हीरो कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसी शाम सब राजधानी की ओर निकलते हैं और रात को मैदान में कैंप करते हैं। खाना खाते वक्त अराशी अपने फॉलोअर्स से कहता है कि साथ आए 30 सोल्जर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और अब प्लान शुरू करने का समय है। वो नारुमी को बुलाने को कहता है और कॉन्फिडेंट होता है कि सोल्जर्स को आसानी से हरा देंगे। काई दूर से ये सब सुन लेता है और समझ जाता है कि सोल्जर्स कम इसलिए है क्योंकि गैस और लियोनोरा खुद काफ़ी है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। वो शूजी से अलग बात करता है। रात में अराशी और नारुमी जंगल में सीक्रेटली मिलते हैं और जैसे ही सोल्जर्स पर हमला करने वाले होते हैं, शूजी और बाकी कैंडिडेट्स रास्ता रोक लेते हैं। शूजी बताता है कि उसे अराशी के लियोनोरा और गैस को मारने वाले प्लान के बारे में सब पता है। ये सुनकर अराशी हिल जाता है कि उसका सीक्रेट बाहर कैसे आया। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मर्डर ही सल्यूशन नहीं है, लेकिन अराशी गुस्से में पूछता है शूजी का असली प्लान क्या है। शूजी दृढ़ आवाज़ में कहता है वो पॉन बनकर डीमन किंग को हराएगा और बदले में सबकी सेफ्टी गारंटी करेगा। पर अराशी नहीं मानता और उसे हटने को कहता है, लेकिन शूजी और बाकी सब डट कर खड़े रहते हैं। कोई कॉमन ग्राउंड न मिलने पर माहौल भड़क गया और लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी 2 सोल्जर्स आकर बोले कि कल सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए सब सो जाए। अराशी झुंझलाकर उन्हें वीक कहता हुआ वहां से चला गया और बोला अब बात करने का कोई मतलब नहीं। अगले दिन सब रॉयल कैपिटल पहुंचे, जहां सेरेमनी की वजह से ज़बरदस्त भीड़ थी और लोग हीरो कैंडिडेट्स को देखकर उम्मीदों से भरी नज़रों से देख रहे थे। कैसल के अंदर होली नाइट रूस ने उनका स्वागत किया। सब रॉयल ट्रीटमेंट पाकर खुश थे, सॉफ्ट बेड्स, हॉट बाथ्स और शानदार फूड। लेकिन काय को सुकून नहीं था। वो गार्ड से भरे कैसल में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया तो रात में पब गया। वहाँ एल लेते हुए उसने सुना लोग कह रहे हैं कि हीरो कैंडिडेट्स तो बस नॉर्मल किड्स जैसे दिखते हैं। काय ने यह भी नोटिस किया कि लोग किंग या नोबल से ज़्यादा चर्च से डरते हैं। बारटेंडर से बात करने पर उसे डीमन किंग के हमलों, उसकी चालाकी और हाल ही में एक नोबल की एस्टेट उड़ाए जाने की खबर मिली। काय को लगा कैपिटल में कैंडिडेट्स को लाना रिस्की है। तभी काकी उसे ढूंढती हुई आ गई। वो उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान थी।
थोड़ी बहस के बाद दोनों ने अलग अलग इन्फॉर्मेशन गैदर करने का फैसला किया, पर कोई उनकी बात सुन रहा था। काय खाली हाथ लौटा, लेकिन समझ गया नया एनिमी आसपास है। अचानक हॉलवे में शोर हुआ और पता चला काकी गायब है। सब उसे ढूंढने निकल पड़े। काय को सड़क पर उसका आईडी मिला और तभी 4 मास्क्ड आदमी उस पर टूट पड़े। उसने 3 को तुरंत खत्म कर दिया और चौथे से सच्चाई उगलवाई। उधर काकी को एक जगह बांधकर कल्ट के लोग हीरो कैंडिडेट्स की जानकारी मांग रहे थे। जब उसने चुप्पी साधी तो उन्होंने उसकी शर्ट फाड़ दी। तभी काय अंदर घुसकर दोनों को मार गिराता है। काकी शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन वो उसे आज़ाद कर देता है। तभी होली नाइट रेंज आता है और उन पर हमला करता है। वो असल में डीमन किंग की आर्मी का जनरल निकलता है। काय जजमेंट से समझ जाता है कि वो बेहद स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है। भयंकर टकराव होता है। रेंज फायर मैजिक से वार करता है, पर काय आखिरी पल में गन निकालकर उसके सिर में गोली मार देता है। लिमिटेड एमो होने के बावजूद उसके पास और ऑप्शन नहीं था। काकी गन देखकर हिल जाती है तो काय कहता है ये असैसिन का स्टैंडर्ड गियर है। आगे पता चलता है कि कल्ट को हीरो कैंडिडेट्स को ख़त्म करने का ऑर्डर था और काकी को हॉस्टेज बनाना उनका प्लान था। सबसे डरावनी बात ये कि इस बार डेथ कर्स एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब ये डीमंस नहीं बल्कि ह्यूमंस की साजिश थी। शूजी उन्हें ढूंढ लेता है और काय बताता है कि अब असली खतरा ये है कि दुश्मन इंसानों में छिपे हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल है। वो लियोनोरा को बताने के बजाय खुद प्लान बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी स्मोक फैलता है और कल्ट मेंबर्स उन्हें घेर लेते हैं। काय 6 एनिमी स्कैन करता है और काकी डोमिनेशन से उन्हें रोकती है। काय तुरंत नाइफ से उन्हें ख़त्म कर देता है। शूजी इंसानों को मारते देख हिल जाता है, पर काय सख्ती से कहता है ये एनिमीज़ हैं। एक कल्टिस्ट शूजी पर टूट पड़ता है। शूजी उसे सरेंडर का मौका देता है, पर वो जिद में हमला कर देता है। शूजी उसे घायल करता है और छोड़ना चाहता है, लेकिन काय मजबूर करता है कि अभी ख़त्म करो वरना बाद में खतरा बनेगा। आखिर शूजी भी उसे मार देता है। दूसरी तरफ अराशी भी बेरहमी से अटैकर्स ख़त्म कर देता है, जबकि रीना की टीम हिचकिचा रही थी। तभी लियोनोरा प्रकट होती है और ताने मारते हुए कल्टिस्ट्स को एमेचर्स कहती है। वो डोमिनेशन पावर से सबको ज़मीन पर चिपका देती है। फिर चिलिंग मुस्कान के साथ हीरो कैंडिडेट्स को आदेश देती है कि पड़े हुए आदमियों को मार दो। कैंडिडेट्स के शरीर उनकी मर्जी के खिलाफ खुद चलने लगते हैं और वो हेल्पलेस लोगों को ख़त्म कर देते हैं। दूर खड़े काय और काकी ये हॉरिफाइंग सीन देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि लियोनोरा की रेंज और पावर अलग ही लेवल की थी। 12 घंटे बाद हॉल में सब टूटे हुए मन से इकट्ठा होते हैं। नारुमी गुस्से में है। शूजी खुद को दोष देता है, पर काय साफ कहता है कि अभी कोई लियोनोरा का सामना करने लायक स्ट्रांग नहीं है। वो काकी को साथ लेकर डोमिनेशन मैजिक का काउंटर ढूंढने की बात करता है और उससे कहता है अपनी पावर उस पर इस्तेमाल करे। ये सुनकर काकी बुरी तरह शर्म से लाल हो जाती है। अगले दिन किंगडम भव्य परेड करता है और कैपिटल के लोग हीरो कैंडिडेट्स का स्वागत करते हैं। लियोनोरा उन्हें टेम्पल सिटी अल्फा लौटने का आदेश देती है, जहां उन्हें पहली बार समन किया गया था और शायद जिस पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो खुद कुछ काम का बहाना बनाकर गैस को जिम्मेदारी सौंप देती है। रीना हल्की उदासी में कहती है काश वो भी वापस जा पाते। रीना ने उदासी से कहा कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन उनके डॉम्स जल चुके हैं। उसने देखा एक लड़की डर के मारे लाल पड़ गई है और लियोनोरा के खौफ से कुछ बोल भी नहीं पा रही। लियोनोरा हल्की सी मुस्कान के साथ चली गई और सभी कैंडिडेट्स के दिलों में उसके लिए गहरा रिजेंटमेंट भर गया। थोड़ी देर बाद गैस सबको लेकर आगे बढ़ा। रात को कैंप लगा और अराशी अपने साथियों के साथ फिर जंगल में गया। काकी ने काय से पूछा क्या आज ही प्लान एग्जीक्यूट होगा। काय ने शांत स्वर में कहा लियोनोरा यहाँ नहीं है और सोल्जर्स कमज़ोर है, इसलिए गैस को ख़त्म करने का ये परफेक्ट मौका है। उसे रोकने की कोई वजह नहीं और वो बस देखेगा। उधर नारुमी गैस को ये कहकर जंगल में गहराई तक ले गया कि उसने एक जायंट मॉन्स्टर देखा है। गैस फंस गया क्योंकि कैपिटल के पास मॉन्स्टर होना बड़ा खतरा था। तभी अराशी ने पीछे से पूरी ताकत से हमला किया। गैस घायल होकर भी खड़ा रहा तो अराशी ने ताना मारा कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी उसे नहीं मार पाया। तभी गैस लैंडमाइन पर चढ़ गया और ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा ट्रैप उसी के लिए था। गैस ने माना से खुद को बचाया पर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसने निराश नज़रों से अराशी को देखा। तभी अराशी की पूरी टीम ने उसे घेर लिया। खतरा समझकर गैस ने आसमान में डिस्ट्रेस सिग्नल छोड़ा, जिसे दूर से काय और काकी ने भी देखा। काय हंसा
और रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को अकेले ही खत्म कर दिया। इधर गैस सबकी कंबाइंड पावर से दबता गया और उसका एक हाथ कट गया। खून से लथपथ होकर भी वो डटा रहा। तभी लियोनोरा कैजुअल मुस्कान के साथ आ पहुंची और सब सन्न रह गए। दूसरी ओर शूजी और बाकी लोगों ने काकी को सोल्जर्स को डोमिनेशन से बांधते देखा। काय आया और बोला वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। उसने गार्ड्स खुद मारे क्योंकि अराशी गैस से लड़ रहा था। शूजी समझ गया हालात कितने गंभीर हैं और अराशी को ढूंढने निकल पड़ा। वहां लियोनोरा ने माना गैस हार रहा है और गैस ने उम्र के आगे झुकने की बात कही। अराशी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लियोनोरा ने समझाया कि जिनका माना कंट्रोल कमज़ोर है उन्हें वो आसानी से कंट्रोल कर सकती है। अराशी ने उसे कावर्ड कहा और सीधी लड़ाई की चुनौती दी। लियोनोरा ने मुस्कुराकर विशाल बोल्डर बुलाकर उसे उड़ा दिया और फिर फायर, वाटर, एयर से बाकी सबको गिरा दिया। नरुमी अराशी को उठाकर आसमान में ले गया। तभी शूजी पहुंचा और अराशी को रोकने की कोशिश की। अराशी ने उसे फोर्स से रोकने को कहा। रीना खुलकर अराशी के साथ खड़ी हो गई। लियोनोरा ने हंसते हुए कहा यह सीधी रिबेलियन है और साइक्लोन बुलाकर सबको घायल कर दिया। शूजी ने आखिर समझा अब पीछे हटना मौत है। सबने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। लियोनोरा ने कहा वो दिखाएगी पावर गैप कितना बड़ा है। दूर खड़े काय ने काकी से कहा इंतजार करो, जब वो डोमिनेशन से सबको इंस्लेव करने लगेगी तब वो कूदेगा। अभी बाकी पर भरोसा रखना होगा। लियोनोरा ने गैस को पूरी तरह हील कर दिया और वो पहले से भी स्ट्रांग होकर खड़ा हो गया। सबके दिल में नया डर भर गया। लियोनोरा ने कहा यह सिर्फ टेस्ट है, अगर वो उसे नहीं हरा सके तो हीरो बनने लायक नहीं। लड़ाई शुरू हुई। शूजी की मैजिक सोर्ड से गैस को मुश्किल हुई, लेकिन लियोनोरा ने वाटर मैजिक से शूजी को घायल कर दिया, जिससे रीना ने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज किया। बाकी कैंडिडेट्स के अटैक्स लियोनोरा को छू भी नहीं पाए। छाया में छिपा काय जजमेंट से देख रहा था कि लियोनोरा भले ही बेहद पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन उसकी डिफेंस सरप्राइजिंगली कमज़ोर है और एक सॉलिड फिजिकल हिट उसे गिरा सकता है। दिक्कत सिर्फ गैस था। अराशी ने शूजी से कहा गैस उसे संभालने दो और लियोनोरा को ख़त्म करो। शूजी के मैजिक अटैक्स बेअसर थे तो किसी ने उसे स्टील सोर्ड दी। लियोनोरा मुस्कुराई जैसे तसली फाइट अब शुरू हो। बाकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अराशी स्टैमिना कम होने के बावजूद गैस से बराबरी पर था, क्योंकि वो भी पूरी एक्सप्लोसिव पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लियोनोरा दूर से लगातार अटैक्स कर रही थी और शूजी उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। लियोनोरा बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि उसे शूजी से इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। पूरे देश में बहुत कम लोग थे जो उसके हमलों से इस तरह बच सकते थे। लड़ाई अब भी एक तरफा थी। शूजी उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो दूसरे कैंडिडेट्स पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। शूजी पूरी रफ्तार से उसकी ओर झपटा और उसके विंड अटैक्स को पूरी तरह रोक दिया। लियोनोरा ने तुरंत ग्राउंड और फायर स्पेल से उस पर वार किया, लेकिन उसने सबको चकमा दे दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो जादू को अनजाने में एक आर्मर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह दिखा रहा था कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो थोड़ी सी डर गई, फिर भी अपनी ताकत से उसे आसानी से दूर फेंक दिया। उधर अराशी मुश्किल में था। उसकी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैस को कैसे हराए। गैस ने तेज वार किया और उसके पेट पर गहरी चोट लगा दी। अराशी गुस्से से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसे हरा रहा है। वह घुटनों पर गिर पड़ा। गैस ने कहा कि बिना शक्तियों के यही उसकी सीमा है, लेकिन अराशी हार मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा की कि वह ताकतवर बनने के लिए पैदा हुआ है और फिर इतना जोरदार मुक्का मारा कि गैस जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा। अराशी जीत चुका था। वापस शूजी की ओर। उसे पता था कि उसे जीतना ही होगा। उसके दोस्त की किस्मत उसी पर टिकी थी। वह फिर खड़ा हुआ। उसके चारों ओर खतरनाक आभा बनने लगी। लियोनोरा ने उसकी अजीब स्टैमिना देखी, लेकिन शांत रही। उसे यकीन था कि वह अब भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वह पूरी तरह गलत थी। एक पल में शूजी उसके सामने था और उसने उसका हाथ काट दिया। उसे लगा यह नामुमकिन है, पर सोचने का समय नहीं था। अगले ही पल शूजी उसके पीछे था। उसने किसी तरह वाटर पावर से उसे दूर उड़ा दिया। अब उसे समझ आया कि उसने इंस्टेंट मूवमेंट हासिल कर लिया है। वह फिर चमका और उसकी गर्दन से 1 इंच दूर पहुंच गया। तभी उसने अचानक उसे घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। वह जम गया, हिल भी नहीं सका।
लियोनोरा मुस्कुराई और बोली कि वह यह इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे मजबूर कर दिया। वह उसके पैरों में मूर्ति की तरह पड़ा था। बाकी कैंडिडेट्स उसे बचाने दौड़े, लेकिन लियोनोरा ने बस उन्हें रुकने का आदेश दिया और वे सब बीच कदम में ही जम गए। उसने कहा कि उन्होंने अच्छा किया और सबको पासिंग ग्रेड मिलेगा। उसने यह भी कहा कि उसे गैस के हारने की उम्मीद नहीं थी, पर वह तो बस एक नाइट था और बदला जा सकता था। जब तक वह सबको नियंत्रित कर सकती है, कोई समस्या नहीं होगी। कैंडिडेट्स की उम्मीदें टूटने लगी। अगर वे लड़ भी नहीं सकते तो सब खत्म है। फिर लियोनोरा ने सच बताया कि उन्हें समन इसलिए किया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उन्हें नियंत्रित कर सके, वरना वे खतरा बन सकते थे। तभी पीछे से 3 चाकू उसकी ओर उड़े। उसने आसानी से बचते हुए कहा कि उसे पता था वह छिपा हुआ है। वह हैरान था कि उसने उसे नोटिस कर लिया। लियोनोरा ने कहा कि शुरू से ही उसमें कुछ अजीब लगा था। उसे निराशा हुई कि वह ऐसी हारने वाली लड़ाई में आया। फिर उसने उसे रुकने का आदेश दिया और उसके जादू के अधीन हो गया। वह अपना जादू समझा ही रही थी कि अचानक एक गोली उसके कंधे में लगी। लियोनोरा स्तब्ध रह गई। उसके शक्तिशाली जादू के नीचे कोई हिल भी कैसे सकता है। फिर दूसरी गोली उसके पेट में लगी। यह अजीब हथियार उसे पूरी तरह उलझा रहा था। उसके संसार में बंदूक जैसी चीज मौजूद ही नहीं थी। उसकी सारी रक्षा बेकार थी। उसने जल्दी से समझाया कि यह गन है और उसके पास कुछ ही गोलियां बची है। वह उन्हें बेकार नहीं करना चाहता। लियोनोरा ने जादू चलाया, लेकिन सिर्फ उसकी चादर जली। वह गायब हो गया। अगले ही पल वह उसके पीछे था। गन उसके सिर पर तनी हुई थी। उसने कहा कि वह पास की लड़ाई में कमज़ोर है और उसका एनस्लेविंग मैजिक उस पर काम नहीं किया। वह अविश्वास में थी। यह सब इसका बड़ा दाव था और वह जीत गया। इसकी कुंजी काकी थी। पिछली रात काकी से कहा था कि वह उस पर अपना डोमिनेशन स्किल इस्तेमाल करे। उसने समझ लिया था कि पहला डाला गया स्किल बाद में आने वाले स्किल से ज़्यादा प्रभावी रहता है। इसलिए काकी का डोमिनेशन पहले होने से लियोनोरा का जादू बेअसर हो जाता। साथ ही कैंडिडेट्स को डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ था, जिससे उनकी ताकत साधारण जादू से ऊपर थी। काकी को शक था क्योंकि उसका स्किल लियोनोरा से कमज़ोर लगता था। स्टेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने पहले स्पेल डाला था और अपने मॉन्स्टर्स पर फिर से काबू पा लिया था। ये बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान में लियोनोरा को समझ आया कि ये केंजाकी की योजना है और वो सही थी। काई सच में केनाकी के स्पेल के अधीन था। काई ने कहा कि अब सब खत्म है और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि गोली की जगह लियोनोरा को पकड़कर स्पेशल हैंडकफ्स पहना दिए गए। ये वही थे जो केंजाकी पर इस्तेमाल हुए थे और जादू को सील कर देते थे। उसने पूछा कि वो उसके साथ क्या करेगा। काई ने कहा उन्हें उनके संसार में वापस भेज दे और वो उसे छोड़ देगा। लियोनोरा ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये असंभव है। वो सिर्फ समन मैजिक कर सकती है। वापस भेजने के लिए अलग तरह का स्पेल चाहिए। काई समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रही। उसने पूछा कि फिर योजना क्या थी। उसने बताया कि समन करने में बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए वे अपने गॉड पर निर्भर रहते हैं। असल में गॉड ने ही उन्हें बुलाया था और डीमन किंग के हारने के बाद वही उन्हें वापस भेजेगा। लेकिन उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था। पहले कोई भी कैंडिडेट वापस नहीं लौटा। सब डीमन किंग के हाथों मारे गए या गायब हो गए। थोड़ी बहस के बाद काई उसे खत्म करने ही वाला था कि शूजी बीच में आ गया। उसने कहा कि उसने सहयोग इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था लियोनोरा उन्हें घर भेज सकती है। अगर वो नहीं कर सकती तो वो अपना हीरो कैंडिडेट स्टेटस रखना चाहता है। वो इस दुनिया में गद्दार नहीं बनना चाहता। काई ने पलटकर पूछा, क्या हम पहले से गद्दार नहीं हैं? लियोनोरा ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो उस रात की बात भूल जाएगी। लेकिन शूजी ने कहा कि एक सेंटेस को मारना बड़ा अपराध है और सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अधिकतर कैंडिडेट्स शूजी से सहमत थे। नारुमी ही काई के साथ रही। शूजी ने माना कि लियोनोरा को मारना कुछ हद तक समझदारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? काई समझता दिखा, पर अचानक उसने लियोनोरा की दोनों आंखों के बीच गोली मार दी। सब जम गए। जैसे ही उसका शरीर गिरा, काई ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और गायब हो गया। बाकी कैंडिडेट्स उसके फैसले पर गुस्से से भर गए, लेकिन काकी समझ गई कि ये सब काई की पहले से बनाई योजना थी। उसने कहा था कि पहले लियोनोरा को पकड़कर घर लौटने का रास्ता ढूंढेंगे। अगर नाकाम रहे तो उसे मार देंगे।
उसे पता था कि अगर वे लौट नहीं सके तो शूजी उसे बचाएगा, इसलिए वो उसे मारकर भागने और सेंटेस की हत्या का सारा दोष खुद पर लेने वाला था। उसने कुछ गॉड्स जानबूझकर जिंदा छोड़े ताकि उंगली सिर्फ उसी पर उठे। उसने काकी से कहा था कि सारा दोष उसी पर डालकर एम्पायर लौट जाए और ज़रूरत पड़े तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे। उसने पूछा था कि वो खुद कहाँ जाएगा और उसने कहा उसकी चिंता मत करो। दूसरी ओर एक अंधेरे किले में एक मिनियन डीमन किंग को बता रहा था कि वो हीरो कैंडिडेट्स को मारने में असफल रहा। डीमन किंग को फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा चिंता मत करो, हीरोज खुद ही फ्रंट लाइंस पर आएंगे और ये खेल अब मज़ेदार हो रहा है। 2 दिन बाद काय जंगल में छिपा था। पास में आधे दिन की दूरी पर एक शहर था। सेंटेस को मारने के बाद वो सीधे शहर नहीं जा सकता था, इसलिए रात में घुसने की योजना थी। उसे पैसे चाहिए थे और उसने एक टैवर्न देखी। अंदर माहौल अच्छा था। किसी ने उससे पूछा वो कहाँ से है। काय ने कहानी गढ़ी कि वो पास के कस्बे से है और काम ढूंढ रहा है। उस आदमी ने सलाह दी कि वो एडवेंचरर बन जाए, गिल्ड से क्वेस्ट्स लेकर पैसे कमा सकता है। गिल्ड को नए लोगों की ज़रूरत है और वे आईडी भी नहीं पूछते। काय एक इन में ठहरा और राहत महसूस की कि किसी ने उसे पहचाना नहीं। अगले दिन वो टाउन के गिल्ड पहुंचा। तरह तरह के लोग वहां थे। वो रिसेप्शन पर गया और नाम, उम्र और मूल स्थान पूछा गया। उसने अपना झूठा नाम साइरन बताया और कहा कि डीमन किंग की सेना ने उसके गांव को खत्म कर दिया। साइरन दरअसल उसके पिछले जीवन का पुराना कोड नेम था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे गिल्ड का पूरा सिस्टम समझाया। उसने बताया कि यहाँ रैंक ए से लेकर एफ तक होती है और जितनी ऊंची रैंक होगी उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। नया होने की वजह से अराकी काय को एफ रैंक एडवेंचरर बनाया गया। वह सीधा नोटिस बोर्ड की तरफ गया ताकि अपना पहला क्वेस्ट ले सके। तभी 3 लोग वहां आए और उसे तंग करने लगे। वे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अराकी काय शांत रहा। जैसे पहले भी कुछ एडवेंचरर्स ने उसे क्वेस्ट न लेने की सलाह दी थी, उसी तरह उसने उन्हें धन्यवाद कहा और बस उसे अकेला छोड़ देने को कहा। ये सुनकर वे और भड़क गए। उन्हें लगा वह बहुत घमंडी है। गिल्ड में खड़े लोग आपस में बात करने लगे कि ये लोग फिर एक नए लड़के को परेशान कर रहे हैं। तभी उनमें से एक चिल्लाया कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा और उस पर मुक्का चलाया। लेकिन अराकी काय ने बिना किसी परेशानी के उसका हाथ पकड़कर वार रोक लिया। वह आदमी चौंक गया और चिल्लाने लगा कि छोड़ दे। अराकी काय ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने साथियों से कहा कि सब मिलकर उस पर टूट पड़ो। तीनों ने एक साथ हमला किया। फिर भी अराकी काय ने उन्हें आसानी से गिरा दिया और आराम से गिल्ड से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए उसने सोचा कि आम एडवेंचरर्स की ताकत हीरो कैंडिडेट्स के मुकाबले बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसने तय किया कि वह अपना क्वेस्ट जल्दी खत्म करेगा। जंगल में पहुंचकर उसने ज़मीन पर जानवर जैसे पैरों के निशान देखे और उनका पीछा करने लगा। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि आसपास कई मौजूदगियां हैं। उसे समझ आ गया कि ये कोबाल्ट सी है क्योंकि वे छिपने में माहिर होते हैं। अचानक पीछे से एक कोबाल्ट ने हमला किया, लेकिन अराकी काय तुरंत हट गया। उसने देखा उसके हाथ में इंसानी तलवार है, मतलब उसने पहले किसी एडवेंचरर को हराया होगा। तभी दूसरा कोबाल्ट पीछे से कूदा। इस बार भी अराकी काय बच गया। उसने ज़मीन से धूल उठाकर उसकी आंखों में फेंक दी। वह कुछ पल के लिए अंधा हो गया। उसी समय अराकी काय ने पहले वाले के चेहरे पर जोरदार वार किया। उसके गिरते ही उसकी तलवार उठाकर उसे ख़त्म कर दिया। फिर दूसरे को भी चाकू से मार गिराया। उसने अपने जजमेंट स्किल से उनके स्टैट्स देखे और समझ गया कि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसे भरोसा हो गया कि वह और भी शिकार कर सकता है। थोड़ी देर बाद गिल्ड में सब हैरान थे क्योंकि अराकी काय कई कोबाल्ट के कान प्रमाण के रूप में लेकर लौटा था। उसने मिया से पूछा, क्या ये काफ़ी है? उसने कहा हाँ, और पूछा क्या उसने ये सब अकेले किया? अराकी काय ने कहा हाँ, और बताया कि कोबाल्ट्स को मारना आसान है, मुश्किल उन्हें ढूंढना है। सब लोग हैरान थे कि एक नया लड़का इतना ताकतवर है। कुछ ने सोचा वह शायद किसी और शहर का सी रैंक हंटर है। तभी किसी ने कहा कि वह सच में नया है। मिया ने उसे रुकने को कहा और उसका रिवॉर्ड लेने अंदर चली गई। रात में अराकी काय पैसे गिनते हुए चल रहा था। उसे हैरानी हुई कि कमज़ोर मैजिक बीस्ट्स को मारकर इतना पैसा मिल सकता है। फिलहाल उसका लक्ष्य बस जीने लायक पैसा कमाना था, इसलिए उसने तय किया कि वह यहीं रहकर एडवेंचरर का काम करेगा।
उसने सोचा गिल्ड में पहचान बनाने से जानकारी जुटाना आसान होगा। तभी अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया। अरागी काय ने पूछा, क्या चाहिए? उसे महसूस हुआ ये लड़का बाकी लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। उसने अपना नाम लायल बताया। वह बी रैंक एडवेंचरर और शहर की गिल्ड ब्रांच का प्रभारी था। अरागी काय ने बस कहा, तो क्या? लायल ने पूछा, क्या वही है जिसने उसके लोगों को हराया? अरागी काय ने कहा, पहले उन्होंने शुरू किया था। लायल गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, मैंने सुना है एक नया लड़का मेरे लोगों को पीट गया। अरागी काय ने कहा, हाँ वह मैं था। ये सुनकर लायल ने कहा वह उसे सबक सिखाएगा। उसने कई मुक्के चलाए लेकिन अरागी काय हर बार बच गया। आखिरकार अरागी काय ने पैर से उसे गिरा दिया। लायल जमीन पर गिरकर हैरान रह गया। अरागी काय ने कहा, उसकी स्पीड अच्छी है लेकिन चाल ढीली है और उसके मूव्स बहुत बड़े हैं जिससे ओपनिंग्स मिलती है। लायल और गुस्से में फिर हमला करने आया। अरागी काय ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर जमीन पर पटक दिया। उसने कहा शायद वह इंसानों से लड़ने का आदी नहीं है क्योंकि उसके क्वेस्ट्स ज़्यादातर मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ होते हैं। लायल ने गुस्से में पूछा, अगर वह इतना ताकतवर है तो उसके लोगों को क्यों मारा? अरागी काय ने कहा, वो है पहले ही बता चुका है कि ये गलत फहमी थी और वो शुरू से सब समझा सकता है। कुछ देर बाद गिल्ड में लायल ने उससे माफ़ी मांगी और माना कि गलती उसकी थी। उसने अपने आदमियों को झूठ बोलने के लिए डांटा और सज़ा दी। फिर उनसे अरागी काय से माफ़ी मंगवाई। उन्होंने मजबूरी में माफ़ी मांगी। अरागी काय ने कहा कि जब तक गलतफहमी दूर हो गई है तब तक सब ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसने कहा कि उसे एक सवाल पूछना है। लायल ने फिर से माफ़ी मांगी और बोला कि वह उसके हर सवाल का जवाब देगा। अरागी काय ने बताया कि वो एक ट्रैवलर है, वो अपनी यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए एडवेंचरर बना है, लेकिन उसके जुड़ने की एक और बड़ी वजह भी है। लायल उसकी ज़बरदस्त ताकत देखकर पहले से ही हैरान था। उसने पूछा वो असल में क्या ढूंढ रहा है। अरागी काय ने साफ कहा कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने का तरीका ढूंढना चाहता है। ये सुनते ही लायल और उसके साथी पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तभी किसी ने कहा कि हीरो कैंडिडेट्स खुद तो दूसरे वर्ल्ड से आए थे। अरागी काय ने कहा, हाँ, वह भी उसी तरह उस दुनिया में जाने का रास्ता चाहता है। लायल ने सोचा ये मामला ज़रूर मैजिक से जुड़ा होगा, लेकिन वे लोग मैजिक के एक्सपर्ट नहीं हैं। अरागी काय जानता था कि ये जानकारी आसान से नहीं मिलेगी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद लायल की टीम को कोई सुराग हो। लायल को तुरंत एक नाम याद आया, सेज एल्बना करेट। अरागी काय ने पूछा, वो कौन है? लायल ने बताया कि एल्बना करेट एक एल्फ है जिसकी समझ और ज्ञान ने देश की काफ़ी मदद की है। ये नाम सुनकर अरागी काय को याद आया कि उसने पुरानी किताबों में एक एल्फ सेज के बारे में पढ़ा था। एल्फ्स आमतौर पर गहरे जंगलों में रहते हैं और अब बहुत कम बचे हैं। वे बाहर नहीं निकलते, इसलिए जो एल्फ बाहर आकर ज्ञान हासिल करे उसे सेज कहा जाता है। लायल ने बताया कि एल्बना करेट 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है और अपने विशाल ज्ञान के लिए मशहूर है। वो एक ताकतवर स्पेल कास्टर भी है और कई तरह के मैजिक जानता है। ये सुनकर अरागी काय सोच में पड़ गया। एल्फ्स का स्पिरिट से गहरा कनेक्शन होता है जो उन्हें मैजिक में मदद करता है। हो सकता है कि भले ही हीरो ट्रैवल वाला स्पेल ना हो, लेकिन एल्बना करेट कोई और तरीका निकाल सके। तभी रॉका ने पूछा, क्या ये सेज अभी जिंदा भी है? किसी ने उसे देखा तक नहीं। लायल हंस पड़ा और बोला कि उसे पक्का नहीं पता। फिर उसने अरागी काय से माफ़ी मांगी कि वह ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। अरागी काय ने कहा यह जानकारी उसके लिए काफ़ी काम की है। फिर बोला, रात हो रही है और वो इन वापस जा रहा है। जाते जाते लायल ने पूछा, अगर वो सच में दूसरे वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ ले तो क्या करेगा? अरागी काय बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला वो उनकी कल्पना पर छोड़ देता है। एक हफ्ते बाद सीन गिल्ड में जाता है। मिया उसे एक पूरा किए गए क्वेस्ट का रिवॉर्ड दे रही होती है। बाहर निकलते हुए अरागी काय सोचता है कि लायल से मिले 1 हफ्ता हो गया और उसने ठीक ठाक पैसे भी जमा कर लिए हैं। तभी लायल और रॉका उसके पास आते हैं और उसे ड्रिंक के लिए बुलाते हैं, लेकिन अरागी काय थोड़े अजीब से उदास चेहरे के साथ मना कर देता है। लायल उसे बोरिंग कहकर चला जाता है। अरागी काय सोचता है कि अब उसके पास सेज के बारे में पक्की जानकारी है। एल्बना करेट 10 साल पहले देश का सलाहकार था और अब पश्चिमी बॉर्डर के पास रहता है जहां डीमन किंग की सेना से लड़ाई चल रही है।
ये जानकर अराकी काय तय करता है कि शहर में रुकने का कोई फायदा नहीं, अब समय है खुद जाकर उस सेज से मिलने का। दूसरी तरफ होली टेम्पल सिटी अल्फा में हीरो कैंडिडेट्स की मीटिंग चल रही होती है। 8वें नाइट कॉर्प्स के कैप्टन हाइनरिक बताते हैं कि सेंट्स के गिरने के बाद से 1 महीना हो चुका है और अब वही उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो मेडूजी से पूछते हैं, क्या कोई शिकायत है? मेडूजी कहता है, सब ठीक है। हाइनरिक कहता है, हीरो कैंडिडेट्स देश के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए वो उनका पूरा सम्मान करेगा। हाशिमोटो मारी को लगता है कि वो लियोनोरा से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा अजीब है। हाइनरिक बताता है कि पश्चिमी बॉर्डर पर अभी भी लड़ाई जारी है और उन्हें फ्रंट लाइन के किले पर भेजा जाएगा। मेडूजी हैरान होकर पूछता है, क्या सच में फ्रंट लाइन पर? हाइनरिक हाँ कहता है और भरोसा देता है कि जो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन सबको अपना योगदान देना होगा। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज।